हाय फ्रेंड्स, आप लोग को 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी क्यूज के रूप में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ दिन स्थगित था। आज पुनः यह क्यूज आप लोग के लिए चालू हो रहा है, तो इस क्यूज का आनंद उठाएं। और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो जुड़े हुए हैं वह शेयर करें। तो आज का प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? यही आपका प्रश्न है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका आंसर क्यों आना चाहिए? चले बहुत अच्छा, कुछ का आंसर तो आना स्टार्ट हो गया। चले बहुत अच्छा, आधा आंसर आना चाहिए। क्विक आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा, चलिए कुछ का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, राइट आंसर है। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। जो सही आंसर दीजिएगा उनका विश्वास तो बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, तो इसमें है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने राज्य जो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो दूसरा नंबर में कौन सा राज्य आता है? दूसरा नंबर में असम आता है, तीसरा पर बिहार आता है, और चौथा पर छत्तीसगढ़ आता है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार आप लोग आंसर देते रहें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पर है। खुली आकाश नीति क्या है? यही आपका प्रश्न है। खुली आकाश नीति क्या है? ऑप्शन ए नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना, ऑप्शन बी मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति, ऑप्शन नंबर सी कर मुक्ति नीति, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत कम आंसर, बहुत कम आंसर है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम ही है खुली आकाश नीति योजना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? यही आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी आंसर देने का प्रयास करें, समय ज़्यादा ना लें। चले बहुत अच्छा, चले बहुत अच्छा। चलिए जिसका आंसर बता रहे हैं कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? जिसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? 12 से 11 ईस्वी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खां ने क्या किया था? आक्रमण किया था। चलिए ठीक है, तो हम इसकी चर्चा और करते हैं कि अब बात आ रहा है मंगोल कौन था। मंगोल कौन था इसके बारे में चर्चा करते हैं। मंगोल क्या था? चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान पाया जाता है, आप लोग को पता है। चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान का एक निवासी था। कौन? मंगोल था। क्लियर हो गया? और चंगेज खां को समुद्री खान भी कहा जाता है। चंगेज खां को समुद्री खान भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आता है बात ऑप्शन नंबर ए बलबन। बलबन गद्दी पर कब बैठा था? तो 1266 में बैठा था। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? तो 1351 में बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? तो 1325 में बैठा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल क्या होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो क्विक आंसर आना चाहिए। समय ज़्यादा न लें। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है।
तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उतना ही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी बीकर में बर्फ को डाला जाता है, पानी भरा है उसमें बर्फ डाला जाता है, तो क्या होता है, जब बर्फ पिघलता है तो इसका तल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कुछ कारण है। जिस प्रकार अगर मान लेते हैं इस तरह का बीकर है और आपका क्या है, पानी है भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा है, अगर इसमें बर्फ डालते हैं, बर्फ का छोटा टुकड़ा अगर डाल दिए, ठीक है, तो जैसा ही टुकड़ा डालते हैं तो पानी का स्तर थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है, जैसे ही टुकड़ा डालते हैं तो पानी का स्तर थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है, लेकिन अब बर्फ पिघलेगा तो जो ऊपर स्तर गया था उतना ही स्तर रहता, ना कि और ऊपर बढ़ेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि वह पहले ही बढ़ चुका था, इसलिए पिघलने पर वह परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका 5 नंबर प्रश्न है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती क्या कहलाते। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगा उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी सम इलेक्ट्रॉनिक। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का तो आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब बात आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, समस्थानिक। याद रखना है कि जिसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या समान होता है उसे हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी समभारिक आता है, समान परमाणु द्रव्यमान है, जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है उसे समभारिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉन कहलाता है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है, यानी कौन होता है। आपका ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। चलिए बहुत सारे आंसर दे चुके हैं, बहुत आसान प्रश्न था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन करते हैं। क्लियर हो गया। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 70 में किया गया। कितना में, अनुच्छेद 70 में किया गया, ठीक है। अब बात आता है कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। चलिए आंसर आना चाहिए, क्विक आंसर आना चाहिए, क्विक आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने तो गलत आंसर दिया है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर बिहार, ठीक है। बिहार से वह सर्वोत्तम जो है सोरा और अफीम प्राप्त करता था, ठीक है। और आप लोग को पता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो वास्को डी गामा था। प्रथम यूरोपियन कौन था, वास्को डी गामा था। और यूरोपियन कंपनी का आगमन भी हुआ था 1498 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1498 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, यही प्रश्न है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। अब आता है इक्विनॉक्स किसको कहते हैं, अगर यह पता रहेगा तो आपका आंसर मरा जाएगा। इक्विनॉक्स का अर्थ होता है, इक्विनॉक्स अंग्रेजी वर्ड है, इसका अर्थ होता है विषुव, ठीक है, विषुव होता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिन रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी
वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। यही आपका ऑप्शन है, आंसर आना चाहिए। इक्विनॉक्स का तात्पर्य आंसर क्यों आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। जो लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मारा है उनका आंसर सही है। ठीक है, इक्विनॉक्स का अर्थ होता है विषुव, और विषुव का अर्थ होता है दिन और रात की अवधि जो होता है समान होता है, उसी को हम विषुव कहते हैं। ठीक है, अब विषुव किसको कहते हैं जिसकी चर्चा करते हैं। याद रखना है कि जब सूर्य की किरणें ध्यान से सुनना है, याद हो जाएगा। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, फिर से बोलते हैं, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं, उसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर से बोलते हैं, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो सर्वत्र दिन और रात क्या होते हैं, समान अवधि होते हैं, बराबर होते हैं, इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। अब बात है तो दिन और रात की अवधि कब कब समान होता है, तो आप लोगों को पता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि समान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। ईसीएस क्या है, ईसीएस आपका क्वेश्चन है यहाँ से। ईसीएस अर्थात कहने का अर्थ हुआ बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है ईसीएस। तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित ईसीएस का अर्थ क्या होता है, यानी ईसीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, आंसर देने का प्रयास करें, गलत दें या सही दें, लेकिन आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, आपका आंसर सही रहता है तो बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ता है। ठीक है, और गलत रहता है तो प्रश्न और आंसर याद हो जाता है, इसलिए हमेशा जो है आंसर देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें और उन्हें सूचना कर दें कि फिर से क्यूज स्टार्ट हो चुकी है। कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा दिन विलम्ब हो चुका था, रुक गया था। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 10। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी BS नायपाल, ऑप्शन नंबर सी RK नारायण, ऑप्शन नंबर डी नीरज सिंह चौधरी। आपका आंसर क्यों कहना चाहिए। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है, आपका आंसर क्यों कहना चाहिए, जल्दी आंसर बतावें। गलत गलत गलत। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आंसर देते रहें। ठीक है, आंसर देते रहें, गलत हो या सही हो आंसर देते रहें। आंसर क्यों कहना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है, BS नायपाल। कुछ लोगों का सही आंसर था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो हम इसकी सारे ऑप्शन का कुछ न कुछ चर्चा करने वाले हैं और ध्यान से सुनिएगा, सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिससे रामचंद्र गुहा पर देता है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी RK नारायण के बारे में जानते हैं, द डार्क रूम भी इनका है। और गाइड सबसे ज़्यादा पूछता परीक्षा में, गाइड के लेखक कौन है, द RK नारायण। ठीक है, और द डार्क रूम के लेखक कौन है, तो RK नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं, नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी के बारे में पिछले ही वीडियो में चर्चा किए थे। क्या किए थे, उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था,
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, आधा है अननोन इंडियन। अननोन इंडियन के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी, ठीक है। और भी था एक और था, पिछले वीडियो में यह प्रश्न दे चुकी थे। चलिए ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आपका पुस्तक का नाम सबके साथ हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है? ये आपका प्रश्न है। 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फादर्स डे, ऑप्शन नंबर बी मदर्स डे, ऑप्शन नंबर सी टीचर्स डे, ऑप्शन नंबर डी एंटी टोबैको डे। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए 31 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं। चलिए बहुत अच्छा आंसर सही आ रहा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। एंटी टोबैको डे मतलब तंबाकू निरोध दिवस, ठीक है, तंबाकू निरोध दिवस। क्लियर हो गया बात को? एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में क्या? फादर्स डे। फादर्स डे कब मनाता है? याद रखना है, पहले आपको बताया गया था मदर्स डे मई के दूसरे इतवार। आपको याद होगा बहुत बार वीडियो में चर्चा किया गया था कि मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाते हैं, इसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार फादर्स डे भी है। तो जून के तीसरे संडे, याद रखना है, जून महीना के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया जाता है, इसका भी तिथि निर्धारित नहीं है, ठीक है। और टीचर्स डे के बारे में आप लोग को पता है 5 सितंबर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी चुका है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? यानी कौन सा अम्ल शरीर में जम जाता है, मांसपेशियों में जम जाता है, जिससे थकान का अनुभव होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी पायरुविक अम्ल। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ चुका है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वन लाइनर प्रश्न है, आप प्रश्न देखकर याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नियॉन। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए। क्विक आंसर देने का प्रयास करें। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? चलिए बहुत अच्छा आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छा। चलिए सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, नियॉन। ठीक है, नियॉन यानी विसर्जन नली में नियॉन गैस भरा रहता है, जिसको हम विज्ञापन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। युगादि नव वर्ष पर्व यानी नए वर्ष का प्रारंभ होता है, तो युगादि त्यौहार मनाया जाता है, तो किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन मनाता है? इसके लिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। नेपालियों का है, भूटानियों का है, गुजरातियों का है, दक्षिण भारतीयों का है। ये आपका ऑप्शन था। चलिए ठीक है, युगादि नव वर्ष किसका है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर तो आ चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गुजरातियों को। याद रखना है मित्रों कि युगादि और उगादि दो क्वेश्चन आता है। क्या? एगो युगादि, एगो आता उगादि। उगादि ऐसे उगादि इस प्रकार। तो उगादि, उगादि है कर्नाटक का और युगादि है गुजरात का। याद रहेगा, उगादि कर्नाटक, युगादि गुजरात। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी बैतरणी, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। उड़ीसा का शोक, आप लोगों ने बिहार का शोक बहुत पढ़ चुका है, बंगाल का शोक बहुत पढ़ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पढ़िए, उड़ीसा का शोक भी पढ़िए। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए कुछ का आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आप लोग को पता है बिहार का शोक कोसी नदी को और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपके, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? इसका ऑप्शन ए सैलिसबरी, ऑप्शन बी बटाविया, ऑप्शन सी सैगान, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टीना। चलिए आपका आंसर आना चाहिए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम ऑप्शन ए गलत है। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आ चुका है, इसका आंसर बताते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है बाटाविया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एक इसमें और है, एक इसमें है सैगान। सैगान भी किसी का पुराना नाम है, जिसका है हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह का पुराना नाम है सैगान। हो ची मिन्ह याद रहेगा, हो ची मिन्ह का पुराना नाम है सैगान। बाकी सैलिसबरी और क्रिस्टीना का कोई पुराना नाम नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या अगला प्रश्न है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रेटर और कोल्डेरा स्थलाकृतियां निम्न में से किससे संबंधित है? यही आपका प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन उल्कापात, ऑप्शन बी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन सी पवन क्रिया, ऑप्शन डी हिमानी क्रिया। आपका आंसर क्यों आना चाहिए? आंसर देने का प्रयास करें, जल्दी आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे एग्जाम के लिए बहुत प्रश्न, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। क्रेटर तो बहुत एग्जाम में पूछा है। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ चुका। चलिए कुछ का आंसर आया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी क्रिया। यानी क्रेटर और काल्डेरा जो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। अब बात आती है इसमें क्रेटर किसको कहते हैं और काल्डेरा किसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो उसका मुख जो होता है कीपाकार बनता है, यानी कीप की आकृति का बनता है। ठीक है, तो जब कीप की आकृति का बन जाता है तो उसे कहते हैं क्रेटर। याद रखना है कि मतलब मोटा मोटा याद रखना है कि ज्वालामुखी का मुख जो होता है वह क्रेटर कहलाता है। याद रहेगा, ज्वालामुखी का मुख जो होता है क्रेटर कहलाता है। याद रखना कैसे आकृति रहता है, तो कीपाकार आकृति रहता है। ठीक है, अब काल्डेरा क्या है? जब मुख का विस्तार रूप होता है, जब मुख का विस्तार रूप होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं, जो कि एक बड़े बर्तन की तरह हुआ रूप लेता है, यानी उसका मुख बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक गड्ढे की आकृति का हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी मुख को हम क्रेटर कहेंगे और मुख का विस्तृत भाग को हम काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, लिखा हुआ निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म राज्य और लोकसभा में स्थान सुमेलित नहीं है? ठीक है, कहने का अर्थ है कि राज्य का नाम दिया हुआ है और लोकसभा का सीट दिया हुआ है, इसमें कौन सा जो है यह सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्य संख्या 25 होता है, ऐसा लिखा हुआ है। असम में 13 होता है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर तो आ चुका है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, असम। ठीक है, असम गलत है। असम में 13 नहीं, असम में बल्कि 14 होता है। ठीक है, असम में लोकसभा सदस्य संख्या कितना होता है? तो 14 होता है, बाकी सारा सही है। आंध्र प्रदेश में 25 होता है। ठीक है, और पंजाब में 13 होता है, पश्चिम बंगाल में 42 होता है। ठीक है, चलते हैं आपके 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 19 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? यही आपका प्रश्न है। अब देखिए, प्रश्न से एक बात यह पता लग रहा है कि जब दे रहा प्रथम गुप्त शासक, अर्थात कोई और गुप्त शासक इस परम भागवत की उपाधि धारण किया होगा। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, पहले आंसर देखा जाएगा। ठीक है, तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। आपका आंसर आना चाहिए। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। चलिए कुछ का आंसर आया है, लेकिन कुछ का गलत भी है। चलिए इसका आंसर बताया जाए। चलिए ठीक है, तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है, यानी परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। एक गुप्त शासक ने और उपाधि धारण किया था परम भागवत का, उसका नाम है स्कंदगुप्त।
ठीक है। स्कंद गुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि धारण किया था, इसलिए दिया गया प्रथम गुप्त शासक। तो प्रथम अगर पूछेगा तो समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के अलावा पूछेगा तो स्कंद गुप्त। ठीक है, तो हम चारों ऑप्शन की चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त कहने का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था, तो यह धारण किया था महाराजाधिराज का। ठीक है, और समुद्रगुप्त की और भी उपाधियां हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग पता है आप लोग को, लेकिन एक उपाधि हम बताएंगे जो लगभग बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो हम बताते हैं, जैसे आप लोग को पता है कविराज समुद्रगुप्त की उपाधि है, अस्मेकर्ता समुद्रगुप्त की उपाधि है। ठीक है, लेकिन आप लोग को एक उपाधि के बारे में नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। इनको कहा था धर्म प्रचारक बंधु। धर्म प्रचारक बंधु का भी उपाधि धारण किए थे समुद्रगुप्त, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है इलाहाबाद स्तंभ लेख के शीर्षक में। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख के शीर्षक में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक बंधु कहा गया है। क्लियर हो गया। चलते ऑप्शन नंबर सी के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भट्टारक की उपाधि धारण किए थे, परम भट्टारक, याद रहेगा। और कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया, महेंद्रादित्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका इस सीरीज का लास्ट प्रश्न और करंट के साथ लास्ट होता है। तो हाल ही में किस राज्य ने चरण पादुका पहल की शुरुआत किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगामी एग्जाम के लिए एक करंट प्रश्न है, इसका अर्थ भी हम समझाने जा रहे हैं। चरण पादुका पहल की शुरुआत कौन सा राज्य किया है, कुछ का आंसर आया है, चलिए बहुत अच्छा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने चरण पादुका योजना शुरू किया है। अब बात है चरण पादुका योजना क्या है। ठीक है, तो ये चरण पादुका योजना क्या है, तो याद रखना, तेंदुपत्ते बीनने वाले, तेंदुपत्ते बीनने वाले लोगों को, ठीक है, मंच पर बुलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने सारे लोग को जूते चप्पल अपने हाथों से पहनाए। ठीक है, तो उसी योजना का, उसी पहल का नाम चरण पादुका दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आज का लास्ट प्रश्न था। इसके बाद आप लोग का एक प्रश्न होमवर्क चलती थी, तो पिछले यानी वीडियो का प्रश्न था, कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, और इसका आंसर सबसे फास्ट, सबसे जल्द भेजने वाले हैं राजकुमार। ठीक है, हमारे वीडियो में 2 राजकुमार का नाम आता है, एक राजकुमार में फोटो लगा हुआ, एक राजकुमार में फोटो लगा नहीं हुआ है। तो जिनका फोटो लगा है, ठीक है, वह सबसे पहले दिए हैं, और जिनका फोटो नहीं लगा है वह इनके पीछे दिए हैं, और थर्ड नंबर में ऑल इन वन जिनके नाम से जो आता है वह दिए हैं, और चौथा नंबर में राखी कुमारी दिए हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न यानी आज के वीडियो का प्रश्न आपका होमवर्क जो कि कमेंट बॉक्स में भेजने वाली प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजा जाता है। आपका प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। इसका ऑप्शन आप देखिए और कमेंट बॉक्स में जितना फास्ट हो आंसर देने का प्रयास करें। और आप लोग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थी, ठीक है, तो वो भी प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो एक एक करके इसके पढ़ा जा रहा है, और ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। आज जो है लोक कला शैली दिया गया है। तो आहपन, पहला प्रश्न है, आहपन किस राज्य की लोक कला शैली है, तो आहपन बिहार की है। ठीक है, रंगोली किस राज्य का लोक कला शैली है, रंगोली महाराष्ट्र का है। साथिया गुजरात का है, गोदना बिहार का है। ठीक है, आगे भी और भी है, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, मंडाना राजस्थान का है, चौकपुरना उत्तर प्रदेश का है, और मेहंदी किस राज्य की लोक कला शैली है, तो मेहंदी राजस्थान का है। ठीक है, यह आपका वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपके लिए उपयोगी है तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही दूर तक। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। जय हिंद, गुड नाइट।